कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM and NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी क्लास। दोस्तों, आज हम इस क्लास में NISM सीरीज़ 15 रिसर्च एनालिस्ट के कुछ मॉक टेस्ट देखेंगे। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर हमारा आज का पहला क्वेश्चन दिख रहा है, कॉर्पोरेट एक्शंस लाइक बोनस इशू, स्टॉक स्प्लिट एंड शेयर कंसोलिडेशन विल लेड टू चेंज इन द पर शेयर डेटा, स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो क्या ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये सही है या गलत है? जब भी किसी कंपनी में कॉर्पोरेट एक्शन होता है, जैसे कि बोनस इशू होती है, कॉर्पोरेट एक्शंस लाइक देखिए बोनस इशू, स्टॉक स्प्लिट एंड शेयर कंसोलिडेशन, तो क्या उस कंपनी के शेयर में कोई बदलाव आती है? क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो हाँ दोस्तों, आंसर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ट्रू। क्योंकि जब भी जो है कॉर्पोरेट एक्शन होता है किसी कंपनी में, तो उस कंपनी के जो शेयर होते हैं उसमें बिल्कुल बदलाव आते हैं। क्योंकि बोनस शेयर में जो है जो बोनस शेयर होता है इसमें हर शेयर डेटा में गिरावट दिखेगी, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में किसी भी तरह के आर्थिक बदलाव के बिना शेयर की जो टोटल नंबर है वो बढ़ जाती है। बिल्कुल इसी तरह स्टॉक स्प्लिट में भी होता है। स्टॉक कंसोलिडेशन में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में कोई भी बदलाव के बिना शेयर की कुल संख्या जो है वो कम हो जाती है। पर शेयर डेटा में इमीडिएट इम्प्रूवमेंट देखा जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ट्रू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इज ₹12 लाख एंड द मार्केट कैपिटलाइजेशन इज ₹60 लाख, कैलकुलेट द अर्निंग यील्ड। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक कंपनी की नेट प्रॉफिट है 12 लाख और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 60 लाख। हमें इस कंपनी का अर्निंग यील्ड जो है कैलकुलेट करना है। याद रखिएगा दोस्तों, अर्निंग यील्ड कहा गया है, अर्निंग यील्ड रेशियो नहीं। तो जो अर्निंग यील्ड है, अर्निंग यील्ड का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बाय मार्केट कैप इंटू 100। नेट प्रॉफिट बाय मार्केट कैप। तो ये जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है ये बहुत ही इजी है। मल्टीप्लाइड बाय 100, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे मार्केट कैप कितना दिया गया है क्वेश्चन में ही हमें दिख रहा होगा। जो मार्केट कैप है वो है 60 लाख और जो नेट प्रॉफिट है 12 लाख। तो क्या होगा, 12 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख मल्टीप्लाइड 100। तो जो करेक्ट आंसर है वो होगा 0.2 इंटू 100 इज इक्वल टू 20%। 20%। तो ये हमारा जो अर्निंग यील्ड कितना है यहाँ पे 20%, यानी कि ऑप्शन ए 20% हमारा करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला सवाल है, FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। लेट्स टू जॉब डिस्ट्रक्शन इन द इकोनॉमी, स्टेट ट्रू और फॉल्स। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से इकोनॉमी में नौकरियां खत्म होती है, सही है या गलत है? दोस्तों, इसका आंसर जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो है NISM और NCFM के सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं और NISM का सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल है, आप हमें वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे आज की वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और
अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से इकोनॉमी में नौकरियां खत्म होती है, क्या ये कहना सही है या गलत है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है। क्योंकि एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के एक देश में पैसे लाने के अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि नई टेक्नोलॉजीज लेकर आते हैं, नया स्किल्स लेकर आते हैं, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लेकर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एफडीआई के आने से एक कंट्री में होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, बहुत सारे हमने नए क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे और हम NISM 8 की इक्विटी डेरिवेटिव की सीरीज़ बना रहे हैं। तो वैसे ही आज हम नए क्वेश्चंस के साथ आए हैं, इसको भी डिस्कस करते हैं और इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। एंड दिस क्वेश्चन विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन, या फिर आपको कोई भी टॉपिक में कुछ डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं। वी विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंटेन्स क्लाइंट्स इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, बैकग्राउंड, बेनिफिशियल आइडेंटिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, क्लाइंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, बट उसमें ये 3 चीज़ें होना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। अब देखिए, हर क्लाइंट अलग अलग बैकग्राउंड से आया होता है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अलग होती है और उनका ऑब्जेक्टिव भी अलग होता है। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं सो दैट दे कैन सिक्योर फ्यूचर ऑफ देयर चिल्ड्रन, राइट। कुछ लोग को कुछ घर बाई करना है, उसके लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग पर्पज़ होते हैं सबके, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, बैकग्राउंड। जैसा कि मैंने आपको अभी बोला कि बैकग्राउंड सबका अलग अलग होता है, राइट। तो बैकग्राउंड भी बहुत ज़रूरी है क्लाइंट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में होना। बेनिफिशियली आइडेंटिटी कौन है, तो उसका भी इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Any person who wishes to open a trading account must be given the following documents by its trading member. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई भी इंसान जिसको ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है, ठीक है, तो उसको ट्रेडिंग मेंबर के तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलना ज़रूरी है। व्हाट आर दोज डॉक्यूमेंट्स? तो रिस्क डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव टू द क्लाइंट। ठीक है, बिकॉज़ क्या होता है कि जो क्लाइंट आया है दैट इज़ नॉट फ्रॉम स्टॉक मार्केट बैकग्राउंड और उसको नहीं पता है कि कितना रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम दें उसको, बताएं उसको कि देखो ये जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो दैट इन्वॉल्व्स रिस्क। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। बाकी क्या क्या ऑप्शन है, कंप्लीट वर्जन ऑफ ऑल द लॉज बाय सेबी, इसका क्या करेगा ट्रेडिंग अकाउंट, आई मीन ट्रेडिंग मेंबर। रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द एक्सचेंज, दिस इज़ also not very important to the person who is opening account. SEBI guidelines on the subject, ये भी important नहीं है। तो रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट में सारी चीज़ें लिखी होंगी, सारी चीज़ें मेंशन होंगी, सो दैट उस इंसान को भी पता हो कि क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है। नहीं तो कल को आके वो जो हमारा ट्रेडिंग मेंबर है उससे जाके झगड़ा कर सकता है कि इतना रिस्क कैसे हुआ, मैंने तो 10 लाख इन्वेस्ट किए थे, अब ये 9 लाख कैसे बचे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लेट देम नो कि देखो रिस्क इन्वॉल्व होता ही है, इसलिए रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट इज़ फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर्स मार्केट। तो अब देखिए 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा गलत है फ्यूचर्स मार्केट की तरफ से। देयर इज़ डेली सेटलमेंट, दिस इज़ राइट, बिकॉज फ्यूचर्स मार्केट का सेटलमेंट ऑन द डेली बेसिस होता है, इसको हम डे टू डे बेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो राइट है। देयर आर स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, दिस इज़ ऑल्सो राइट। स्टैंडर्डाइज होता है फ्यूचर्स मार्केट, कस्टमाइज्ड होता है फॉरवर्ड मार्केट, तो ये भी करेक्ट है। नो मार्जिन पेमेंट इज़ रिक्वायर्ड, तो दिस इज़ रॉन्ग, बिकॉज फ्यूचर्स मार्केट में मार्जिन पेमेंट तो रिक्वायर होता ही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है।
फिर भी हम लास्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, ट्रेडेड ऑन ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। फ्यूचर्स मार्केट ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज में ही ट्रेड होता है, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नो मार्जिन पेमेंट इज़ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश ऑफ द ऑप्शन इज़ द वन who by paying the option premium buys the right but not the obligation to exercise his option on the seller। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन होता है जो बाय पेइंग ऑप्शन प्रीमियम राइट बाय कर लेता है बट नॉट दी ऑब्लिगेशन। तो हमको पता है कि बायर ही वो इंसान होता है जिसके पास राइट होता है बट नॉट दी ऑब्लिगेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बायर ऑफ द ऑप्शन। ठीक है। Now the next question is, among the given options, which one can be the principal driver of the movement of stock index? तो देखिए, स्टॉक इंडेक्स में क्या होता है कि बहुत सारे स्टॉक का जो भी अंडरलाइंग शेयर्स होते हैं उन सब का मूवमेंट कैप्चर होकर उन सबको डिटरमाइन करता है स्टॉक इंडेक्स, राइट। तो स्टॉक इंडेक्स में बहुत सारे डिफरेंट स्टॉक होते हैं जिसके मूवमेंट के इफेक्ट स्टॉक इंडेक्स पर आता है इन शॉर्ट। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्राइस मूवमेंट इन अंडरलाइंग शेयर्स, दैट इज़ द राइट आंसर। बिकॉज स्टॉक इंडेक्स को हम बास्केट ऑफ इंडेक्स भी बोलते हैं, बास्केट ऑफ शेयर्स आई मीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भी मूवमेंट है अंडरलाइंग शेयर का वो ही प्रिंसिपल ड्राइवर होता है मूवमेंट ऑफ स्टॉक इंडेक्स के लिए। ठीक है। Now the last question is, if a day order is not executed during the day, it will get cancelled automatically once the trading time for the day is over. Next option, get executed the next day if it's in the price range, get executed in the special auction market, none of the above. तो यहाँ क्या बात हो रही है कि अगर डे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है ड्यूरिंग द डे में, फॉर एग्जांपल आपने लिमिट ऑर्डर लगा के रखा है, स्टॉक का प्राइस चल रहा है 140, ठीक है, आपने लिमिट ऑर्डर लगा के रखा है 145 कि जब वो 145 पर आएगा देन आई विल सेल द स्टॉक और बाय द स्टॉक, जो भी है। ठीक है। लेकिन अगर वो 145 तक आया ही नहीं उस दिन पे तो क्या होता है? दैट इज़ द क्वेश्चन। तो होता ये है कि वो जब ट्रेडिंग टाइम फॉर द डे होता है ख़त्म, लाइक 3:15 3:30 पे, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। अगर आपका प्राइस 145